हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने ये देखा था कि एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है और एक बॉडी को चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो चार्ज बॉडी हैं उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितनी वैल्यू में लगेगा। ठीक है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। इसके लिए लॉ दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आपने 10th क्लास के अंदर इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ा होगा। तो अब इसके बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला दिया गया ये चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम के द्वारा दिया गया। वो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे और वो न्यूटन से काफ़ी प्रभावित थे। इनफैक्ट उन्होंने ये सोच रखा था कि जब मैटर की दो प्रॉपर्टी हैं, मास और चार्ज, जैसे मास है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए और ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर हमारे पास। उसी तरीके से उसी इन्वेंशन में हमारे पास जो चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो उसके लिए भी कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसी इन्वेंशन में उन्होंने काफी रिसर्च की चार्ज बॉडी के ऊपर और एक फॉर्मूला ड्राइव किया। क्या मेजर करने के लिए? टू मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये जो फॉर्मूला है ये हमें ये बताता है कि दो जो चार्ज बॉडी हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा और इस लॉ के थ्रू यही डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं लॉ क्या है। हमारे पास लेट कर लेते हैं कि दो हमारे पास चार्ज बॉडी है Q1 और Q2, ये पॉइंट चार्ज बॉडी है। तो पॉइंट चार्ज बॉडी क्या होती है? तो देखिए इनके बीच का सेपरेशन हम लेट कर लेते हैं R है। देखिए बेटा, अगर इन बॉडी का साइज है, ठीक है, वो इस R के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, तो हम इनको क्या बोल देंगे कि ये पॉइंट चार्ज बॉडी है। जैसे कि आप रफली इस एग्जांपल को समझिए कि हम अर्थ लेते हैं और सन लेते हैं, ठीक है, इनके बीच की जो सेपरेशन है इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत बहुत क्या है, ज्यादा है। इसलिए हम अर्थ को और सन को क्या ले लेते हैं, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट साइज। तो उसी तरीके से जो ये चार्ज बॉडी है इनका साइज है वो बहुत छोटा हो इनके बीच की सेपरेशन के कंपैरिजन में, तो हम इनको क्या बोल देंगे कि ये पॉइंट चार्जेस बॉडी है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कूलॉम्स ने ये देखा कि जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, ये बात इस पर डिपेंड करेगी। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन। तो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, प्रोडक्ट के, इन दोनों की चार्ज की प्रोडक्ट के। और दूसरा फैक्टर उन्होंने ये देखा कि ये फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है। तो उस पर कैसे डिपेंड करता है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इज इक्वल टू आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी पुट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, हमने K पुट कर लिया यहां पे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वेयर K is an electrostatics कांस्टेंट। K है यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू डिपेंड, जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द मीडियम between
between the charged body, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो या बॉडी, एंड मेजरमेंट सिस्टम। जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि जो इनके बीच में जो इंसर्टेड मीडियम है, जो इनको सेपरेटेड करता है, इन दोनों चार्जेस को जो सेपरेटेड करता है, उस मीडियम पर कौन सा मीडियम है, या वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, या केरोसिन ऑयल प्रेजेंट है, ग्लास प्रेजेंट है, माइका प्रेजेंट है, तो इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। और साथ के साथ हम इन चार्जेस और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा सिस्टम चूज कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहां इन एसआई सिस्टम के अंदर K की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इसकी जो एसआई यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर K क्या होता है, K किसके इक्वल टू होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी तो एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम के लिए हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, जैसे कि अगर यहां बीच में फ्री स्पेस ना होके, कोई वैक्यूम ना होके, कोई मीडियम है, तो वहां पर क्या आएगी, उस मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, क्या होती है ये अभी थोड़ा स्लाइटली हम इसके बारे में समझेंगे, ब्रीफली इसके ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल दो बेटा, वैक्यूम बोल दो या एयर बोल दो, तीनों सेम चीज है, यहां पर वैक्यूम लिख दो। ठीक है, जैसे आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के केस में। तो अब देखिए यहां पर ये परमिटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा यहां इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बेटा हमने ये दो चार्जेस लिए, ठीक है, इनकी वैल्यू हमने फिक्स रखी और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो भी फिक्स रखी। तो फोर्स हमने सबसे पहले एयर में कैलकुलेट किया इनके बीच, समझ पा रहे हैं। फिर उतने ही चार्जेस की वैल्यू है और उतनी ही सेपरेशन पर रखे हैं, उतनी ही डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनको वाटर में कैलकुलेट रखा और फोर्स कैलकुलेट किया वहां पर। उनको गिलास में रखा, फोर्स कैलकुलेट किया, उनको केरोसिन ऑयल में रखा, फोर्स कैलकुलेट किया। तो हमने ये देखा कि हर केस में फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो फोर्स अफेक्टेड है, प्रभावित है किसके द्वारा, इनके बीच में जो मीडियम है उसके द्वारा। आप इस चीज को समझिए आप अच्छे तरीके से। अब देखिए मीडियम में ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो इनको क्या कर रहा है, इस फोर्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। और किसी भी मीडियम की यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उसकी परमिटिविटी। क्या होगी वहां पर, परमिटिविटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स या द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मतलब किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, ठीक है, अफेक्ट करे, प्रभावित करे, वही प्रॉपर्टी उस मीडियम की क्या होगी, परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी हमने देखा, यहां पर हम फ्री स्पेस के लिए देख रहे हैं तो इसीलिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर और जो अदर मीडियम हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। देखिए अब इसके
डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसका एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, किसके इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला अभी हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया है। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है। जब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूले में चार्ज नीचे क्या है फोर्स, और इनटू क्या है इसके इनटू में रेडियस या आप सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है 80, और दूसरे वाले चार्ज के लिए भी हम क्या लिखेंगे 80। नीचे जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2, और यहाँ पर r है वो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब l और उसका क्या स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले m, दूसरा कोई m नहीं है, पावर 1 है, ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बातें कर रहे हैं बेटा, हम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, एप्सिलॉन का, परमिटिविटी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद हमारे पास आता है L, 1 पावर तो यहाँ है, 2 यहाँ पर है, टोटल कितनी हो गई 3, ऊपर जाएंगी तो कितने हो जाएंगे -3। उसके बाद T यहाँ पर -2 है, ऊपर जाएगी +2, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, टोटल कितनी हो जाएंगी 4। उसके बाद A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो A की पावर कितनी हो जाएगी 2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और जो इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से इस वैल्यू को लर्न रखिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका हमने स्केलर फॉर्म तो देख ली कूलम्स लॉ की, अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पर हम कोई एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कूलम्स की वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ध्यान से समझना है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के रिगार्डिंग भी और कंपटीशन के रिगार्डिंग भी, ठीक है। पेपर में हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सीबीएसई के अंदर भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है, ठीक है। काफी इजी है, बस कुछ बातों का यहाँ हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 और दूसरा क्या है Q2, ठीक है। अब देखिए ये इन पर जो फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का लगो चाहे रिपल्सन का लगो, वो कैसे लगेगा, वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पर लगेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन पर लगेगा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं लग सकता, ये फोर्स ये जो चार्ज है इस चार्ज पर ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता, इस डायरेक्शन मतलब सीधे सीधे अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन, ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन पर फोर्स लगेगा, ठीक है, इनके बीच। अब देखिए यहाँ कन्वीनियंट के हिसाब से हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं पॉजिटिव, आप एक को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच हम जो सेपरेशन है वो कितनी सपोज कर लेते हैं r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर हमें पता है, वेक्टर में स्केलर के साथ, ठीक है, या मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिख दे हम डायरेक्शन, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमें फोर्स की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें कुछ डायरेक्शन को नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए यहां से
मैं एक डायरेक्शन है यहाँ पर, थोड़ा समझिए आप, 1 से फ्रॉम 1 to 2 भी, ये जो डायरेक्शन है, इस तरफ जो डायरेक्शन है, इसको कुछ ना कुछ हम नेम देंगे, नोमिनेट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने इसको नेम दिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r, और मैंने नेम दिया ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, और किसकी तरफ है, 2 की तरफ। तो टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, ये एक वेक्टर बना दिया मैंने। फिर से सुनिए, यहां पर जो ये है हमारे पास, ये है टुवर्ड्स, हमने कैसे डिनोटेशन किया है, टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, ठीक है, किसकी तरफ, 2 की तरफ, कहां से, 1 से। अब बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे जो बुक्स हैं वो इसी चीज को कुछ अलग तरीके से नॉमिनेट करते हैं, ये हमारे कंसीडरेशन पर है, आप इस डायरेक्शन को कैसे मानते हैं। कुछ बुक इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा समझिए आप, फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2, इसको लिखते हैं फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2। तो देखिए ऊपर इसको भूल जाइए, इन दोनों का मतलब सेंस तो एक ही है भी, कहां से स्टार्ट है, 1 से, किसकी तरफ है, सेकंड की तरफ। इसमें भी 1 से स्टार्ट है, किसकी तरफ है, सेकंड की तरफ, बट दोनों की नोटेशन क्या है, अलग अलग। कोई पहले जिसकी टुवर्ड्स और फ्रॉम, ये ऐसे है फ्रॉम टुवर्ड्स, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो आप कोई सी भी नोटेशन को प्रीफर कर सकते हैं, मैं इस नोटेशन को प्रीफर करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी इसी नोटेशन को प्रीफर करती है, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। बाद में हम बताएंगे और भी कि इसको प्रीफर करने के लिए मेरा रीजन क्यों है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, सर बुक्स में तो कुछ अलग था। तो देखिए उसी के हिसाब से जब ये डायरेक्शन हमें यहां से यहां तक का, आप ये समझ लीजिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कितना है, वेक्टर r21। तो उसी तरीके से ये वाली जो डायरेक्शन है 2 से, ठीक है, फ्रॉम कहां से, 2 से किसकी तरफ, 1 की तरफ। तो इसको नेम देंगे हम क्या, याद करो, टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, ठीक है बेटा। इन चीजों को याद रखिए आप अच्छे तरीके से। ये वाला क्या है, वेक्टर 2r21, और ये वाला क्या है, वेक्टर 1 2r12, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस नोटेशन को याद रखिए, हम ऐसे प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या है, टुवर्ड्स, जिसकी तरफ है, ठीक है, और ये क्या है, फ्रॉम, ठीक है। आप कैसे भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, नोटेशन हमने डायरेक्शन फिक्स कर ली इसकी, ठीक है। ऐसे ही हो सकती है डायरेक्शन भी, इसी डायरेक्शन में लग सकता है फोर्स और किसी डायरेक्शन में नहीं लग सकता। क्यों इस डायरेक्शन में नहीं लग सकता, क्योंकि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, नहीं, जो फोर्स है वो एक्ट करेगा इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। अब देखिए फोर्स यहां पर आपको पता है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। क्या दोनों फोर्स सेम है? अरे भी क्या दोनों फोर्स सेम है? भी मैग्नीट्यूड में सेम हो सकते हैं, बट डायरेक्शन के हिसाब से, वेक्टर के हिसाब से ये दोनों सेम नहीं है, तो इनको भी नेम देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम सेपरेट कर सके ये वाला कौन सा फोर्स है और ये वाला कौन सा फोर्स। तो आप एक बार फिर से देखिए, मैं कंसिडर कर रहा हूं यहां पर इस फोर्स को, फोर्स ऑन 2, किस पर लग रहा है ये, सेकंड पर, किसके द्वारा लग रहा है, फर्स्ट के द्वारा। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये मैंने लिखा ऑन, और ये बाय, किस पर लग रहा है, सेकंड पर, किसके द्वारा लग रहा है, फर्स्ट पर। अरे भाई ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये सेकंड पर है, किसके द्वारा लगाई जा रही है, फर्स्ट के द्वारा। अब इसको नेम देंगे, तो इसका नेम क्या होगा, ऑन, किस पर लग रहा है, 1 पर, बाय, किसके द्वारा लग रहा है, सेकंड, ठीक है। तो अब हमने फोर्स को भी यहां पर दोनों फोर्स को नेम दे दिया, सॉरी ये मैंने रफ कर दिया यहां से। अब देखिए अब क्या करना है, बड़ा सिंपल है अब तो, ठीक है। हमें पता है कि जो यहां पे मैग्नीट्यूड है, यहां पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये उसकी क्या है, स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में केवल क्या ऐड करनी है हमें, डायरेक्शन। तो देखिए यहां पर ये जो डायरेक्शन है इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है इस तरफ वेक्टर R12 के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। आप समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, मैं यहां पर फोर्स लिखता हूं, फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए इन्हीं वेक्टर को यूज करते हैं हम। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखिए यहां पर भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना है, ये वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा मॉडुलस, और उसका क्या स्क्वायर, इनटू ये कौन सी डायरेक्शन है, इस वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिनोट करें, इसके यूनिट वेक्टर से। अरे भी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसके किससे दी जाती है, यूनिट वेक्टर से। बड़ी सिंपल बात है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अनोदर फॉर्म में इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमें पता है कि एक वेक्टर होता है, ये ए वेक्टर सपोज कर लेते हैं, ये मिलकर बना हुआ होता है इसके यूनिट वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो भी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर इटसेल्फ। अरे भाई सोचोलॉजिकली इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इजीली समझ में आ रहा है ये बात हमें। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए इसकी जगह मैं ये लिखूंगा तो नीचे मैग्नीट्यूड ये है और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये है, तो क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड की क्या हो जाएगी क्यूब। अरे भी वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड की क्या बन जाएगी क्यूब, और यहां क्या आ जाएगा वेक्टर R21, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेशन से भी डिनोट कर सकते हैं और आप इस फॉर्मेशन से। सिमिलरली हमें फोर्स डिनोट करना हो, कौन सा फोर्स, सेकंड वाला फोर्स, ये वाला, ठीक है। तो सिमिलरली इसकी भी दो फॉर्मुलेशन बनेंगी, क्या बनेंगी, 1/, देखिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और कौन सा वेक्टर लीडिंग वेक्टर है यहां पर, वेक्टर R12, इसका क्या मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे भी इसी के जैसे नीचे क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड की क्यूब आ जाएगी और इनटू वेक्टर क्या आ जाएगा इटसेल्फ। अब देखिए यहां पर मैंने ये बताया था कि मैं इस जो डायरेक्शन है नॉमिनेशन ये ऐसे क्यों प्रीफर करता हूं। तो अब देखिए यहां पर भी 12, यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है, ठीक है। यहां भी 12 है, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 21, यहां भी 21, यहां भी 21। तो आप देख रहे हैं सिमिलर है ये। तो यहां कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप इसके विपरीत यूज करेंगे तो यहां 21, यहां 12, यहां 12 आएगा, 12 12, यहां क्या आ जाएगा 21। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो आप डायरेक्शन को नेम किस तरीके से, लीडिंग कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। मैं प्रीफर करता हूं एनसीईआरटी, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी एनसीईआरटी को प्रीफर कीजिए, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एक और थर्ड फॉर्मेशन। अगर इन वेक्टर के पोजीशन, अगर इन चार्जेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हो तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए अब यहां पर अब सपोज कर लेते हैं ये जो दो चार्ज बॉडी हैं इनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है। इनका क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। तो अब वहां पर जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो देखिए हमने ये एक सिस्टम मान लिया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये दो चार्जेस ले लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 है,
और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कितना है R2, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा स्ट्रेट लाइन पर। तो इस फोर्स को, इसको हमने Q1 मान लिया, इसको Q2, दोनों ही कैसे हैं प्लस के। तो याद करो ये जो डायरेक्शन हमने कितनी ले रखे थी वेक्टर R21, और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हमने नेम दे रखा था वेक्टर R12। इस फोर्स को नेम दे रखा था F21 और इस फोर्स को नेम दे रखा था हमने क्या F12, ठीक है। अब यहां इन दोनों के क्या दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यहां पर हम ट्रायंगल लगाएंगे वेक्टर एडिशन का, ठीक है। तो अब देखिए लगाते हैं, ये यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसकी टेल और ये पोजीशन वेक्टर का क्या हो गया हेड, ये टेल और ये हेड। उसके बाद इस वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है वेक्टर R21, इसकी टेल इसके हेड से जुड़ी हुई है। आगे जाके ध्यान से देखो वेक्टर R2 का हेड और वेक्टर R21 का हेड दोनों जुड़े हुए हैं। तो ट्रायंगल ला लगाएंगे यहां पर, तो क्या लगेगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R, भी पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा यहां से। दिस इंप्लाइज वेक्टर R21 किसके इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आपको ये समझ में आ रहा है, ट्रायंगल ला लगाया हमने वेक्टर एडिशन। सिमिलरली हम यहां चूज करेंगे, तो इसके लिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ये टेल और ये हेड, और इसका हेड कौन से वेक्टर से वेक्टर, भी ऐसे ही तो है ये, यहां इसकी टेल है, इसका हेड इसकी टेल से, कौन से वेक्टर वेक्टर R12 से। तो वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12 किसके इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर R1 के। दिस इंप्लाइज यहां से वेक्टर R12 किसके इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसके इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस वेक्टर R12 किसके इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। आप इस चीज को समझे। और ये क्या चीज है यहां पर, क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज वेक्टर, तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वेक्टर R21 किसके इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R12। अरे भाई इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अरे इसकी जगह ये सिमिलर है तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट की है, तो यहां से आ गया, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दिख भी रहा है ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है अपोजिट। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए और मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को नोट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये ऐसे है कि इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं और इसका क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, और इसका क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड। अब यहां हमें क्लियरली दिख रहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो दिस इंप्लाइज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर R21 किसके इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट है किसके यूनिट वेक्टर से R12 के यूनिट वेक्टर से। आपको यहां से ये रिलेशन याद रखना है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इस चीज को नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम इसकी दूसरी जो फॉर्मेशन देख रहे थे वो देखते हैं। तो अब देखिए यहां पर, यहां से आप देखिए यहां पर हमें पता है वेक्टर F21 किसके इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कौन से पोजीशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लीडिंग वेक्टर बोल सकते हो, वेक्टर R21 इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसकी क्यूब दूसरी फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, और इनटू वेक्टर इटसेल्फ,
भी ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, बनाया था। अब इसकी जगह हमें पता है वेक्टर R21 किसके इज इक्वल टू है, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। अरे कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा इजी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1, इसके मैग्नीट्यूड की क्या हो जाएगी क्यूब, और यहां इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, एक दूसरी मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्मूलेशन। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म बन गई है जब पोजीशन वेक्टर दे रखे हो, ठीक है। सिमिलरली F2L के लिए बन जाएगी, ठीक है। वहां क्या आएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो कूलम्ब्स फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, उसके रिगार्डिंग है, उसके अकॉर्डेंस में है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है यहां पर कि फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहां पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस वेक्टर का, वेक्टर R21 उसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, कौन से वेक्टर की, वेक्टर R21 की, ठीक है। ये फॉर्मूला बनाया था हमने इनिशियली। अब देखिए यहां पर इस चीज को ध्यान से यहां पर देखिए, तो इसका मतलब मैं आगे ये लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन भी मैग्नीट्यूड, किस किस का मैग्नीट्यूड, ये और ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं ये भी ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां पर माइनस ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी मैंने। तो अब आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ यहां से कि फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहां पर वेक्टर R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, वेक्टर R1। अब ये क्या है यहां पर, देखो यहां पर इसको आगे लिखते हैं, दिस इंप्लाइज फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू, अपोजिट है फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड। तो यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन। तो कूलम्ब्स के अंदर भी ऐसे ही है कि एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस इक्वली इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ है वो कौन कौन से फोर्स किस किस फैक्टर पर वैलिड है, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो डायरेक्शन चूज करेंगे उसी के रिगार्डिंग आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्सेस, ठीक है। जो हमने ये कूलम्ब्स फोर्सेस, इन शॉर्ट हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो यहाँ फॉर्मूला फाइंड आउट किया था उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस, ध्यान से समझिए। सेंटर मतलब सेंटर से सेंटर की तरफ लगते हैं, तो याद करो ये लगते ही पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पे हैं, ठीक है। तो कैसे एक्ट करते हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके एक्ट अलोंग करते हैं। तो पॉइंट साइज और सेंटर एक ही बात हो गई, तो ये सेंट्रल फोर्सेस है। दूसरी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। तो देखिए जो ये कूलम्ब्स फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये कंजर्वेटिव है। आपने ऐसे ही 11th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव। मतलब क्या है कि इन्हीं दो पॉइंटों के बीच में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई वर्क करें तो वो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
तो कंजर्वेटिव भी है ये। उसके बाद ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब ये जो लॉ है ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहां से हमें दिख भी रहा है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इट इज अफेक्टेड, जो ये फोर्स है अफेक्टेड, याद करो किसके द्वारा, बाय मीडियम विच सेपरेटेड या सेपरेट द चार्जेस, जो चार्जेस को सेपरेट कर रहा है उस मीडियम के द्वारा ये क्या है, अफेक्टेड है, चेंज होता है। उसके बाद इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी। एक और है स्फेरिकल सिमेट्रिक, मतलब जो ये कूलम्ब्स फोर्स है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ठीक है, कैसे स्फेरिकल सिमेट्रिक, जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए एक ये चार्ज है, ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है, स्फीयर शेप का है, तो ये किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो ये इसके जो फोर्स लगाने की जो पावर है, ठीक है, या ये जो फोर्स लगाएगा सब डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगा। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैल्यू सेम होगी, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। मतलब जो ये चार्ज है ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि ये अपनी तरफ से एक चार्ज पर कम फोर्स लगाए, दूसरी पर कम लगा, तीसरे पर ज्यादा लगाए। समझ पा रहे हो? जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, सन से जो रेडिएशन निकलते हैं स्फीयर शेप का, और जो रेडिएशन निकलते हैं या जो लाइट निकलती है वो स्फेरिकल सिमेट्री, हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट में निकलती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।